हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, और पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से डील कर लिया था। आज हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को। तो आज देखना है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है सर? रासायनिक गुण का मतलब ये कि हम अपने मेटल और नॉन मेटल को किसी अन्य कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि ये क्या क्या बना सकता है। ठीक है, यानी मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग पदार्थों के साथ संपर्क में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम मेटल और नॉन मेटल को किसके साथ लेके आएंगे संपर्क में? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं आप धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या होगा। मेनली अगर मैं मेटल लेके आऊं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा सर? बन जाएगा ये मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही अगर मैंने नॉन मेटल लाया, नॉन मेटल को मैं NM से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कोई अधातु लाया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिल जाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड। बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से समझेंगे। कोई मेटल यानी कोई धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक। और ऐसे ही अगर कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो अधातु का ऑक्साइड बनाएगा। अधातु का ऑक्साइड यानी अधातु ऑक्साइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो, एग्जांपल यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सोडियम हो गया और सोडियम का मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो मुझे मिल जाएगा Na2O। अब आप कहोगे सर ये कैसे? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे 1। तो ये सब चार्जेस का खेल होता है। रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर होना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं होगा तो फिर खेल नहीं बनेगा। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, तो सोडियम पे हमेशा कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा? -2 चार्ज। तो ये 2 यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो इसलिए क्या बन जाता है? Na2O। तो आगे की रिएक्शन में कभी आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पहले से आता है। ये बिलीफ सिस्टम रखिए पहले, ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए 2 यहाँ पे आ गया, ये इसके पास 1 था तो 1 इसके नीचे आ गया, बात खत्म। तो Na2O बन गया। ये क्या बना है सर? ये बना है सोडियम ऑक्साइड। क्या ये? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो पोटेशियम का भी, है ना। पोटेशियम भी रिएक्ट करेगा, तो पोटेशियम का अगर रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? K2O। ये क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। अच्छा, नॉन मेटल के पास आइए। नॉन मेटल के अंदर मैंने ले लिया कार्बन का रिएक्शन मैंने कराया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा सर? कार्बन का रिएक्शन अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सल्फर का मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। यही बनेगा, बिल्कुल। तो ये होता है रिएक्शन कि आप जब कभी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब आप क्या करो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एसिड है कि बेस। और एसिड और बेस चेक करने का तरीका क्या होता है हमारे पास? लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। लिटमस पेपर की सहायता से ही हम लोग एसिड और बेस को पहचान पाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कोई लिटमस पेपर लिया, कोई लिटमस पेपर है और लिटमस पेपर, देखिए लिटमस पेपर कई सारे टाइप का होता है। वैसे तो पर्पल कलर का आपको मिलेगा सामान्य तरीके से। पर्पल यानी पर्पल को आई थिंक क्या बोलते हैं? बैगनी बोलते हैं। ठीक है, तो बैगनी बोल रहे होंगे। मेनली पर्पल कलर का होता है। तो अगर वो पर्पल को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। पर्पल को क्या कर दे रहा है? रेड में। तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। पर्पल को रेड में कन्वर्ट कर दिया तो एसिड है। या ब्लू है, ब्लू को भी किस में कन्वर्ट कर दिया? रेड में, तो भी क्या है? ये एसिड है। या रेड को इसने कोई रिएक्ट नहीं किया
तो भी क्या है, ये एसिड है। समझ पा रहे हो ना। तो अम्ल होने का क्या कंडीशन है कि लिटमस पेपर लीजिए, लिटमस पेपर के ऊपर पदार्थ को रखिए। अब लिटमस पेपर का कलर कैसा है सर, पर्पल है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में। अच्छा, लिटमस पेपर का कलर कैसा है, ब्लू है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में। या उस पदार्थ को रेड के ऊपर, ये रेड लिटमस पेपर के ऊपर रखा गया, लाल लिटमस पेपर के ऊपर रखा गया, तो उसने क्या किया, कोई कलर में चेंज नहीं लाया, तो इसका मतलब सीधा सीधा इंडिकेशन है कि वो एसिड है, अम्ल है, अम्ल है। जबकि आपने कोई पर्पल लिया और उस पर्पल के ऊपर उस पदार्थ को रखा, तो उसने क्या कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, ब्लू में, यानी नीले में कन्वर्ट कर दिया उस लिटमस पेपर को। इसका मतलब क्या है, क्षार है। या आपने रेड लिटमस पेपर लिया, तो रेड को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में, किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में, यानी नीले में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, वो क्षार है। ऐसे ही अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, तो ब्लू के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो भी इसका मतलब क्या है, वो क्षार है, यानी बेस है वो। समझ में आया ना। तो कैसे हम पता करते हैं, समझ में आ गया। कोई भी कंपाउंड लेंगे, उसको लिटमस पेपर के ऊपर रखेंगे, कलर देखेंगे। तो मैंने मेटल ऑक्साइड को लिया, इसको रखा, और रखने के बाद मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, नीला। लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, नीला। तो इसका मतलब क्या है, ये सर लाल को अगर कोई नीला कर दे रहा है, इसका मतलब वो क्षार है। इसका मतलब ये क्या है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति यानी बेसिक नेचर के होते हैं। कौन सर, मेटल ऑक्साइड। जबकि हम लोगों ने नॉन मेटल ऑक्साइड को रखा, तो क्या हुआ सर, नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब हम लोगों ने किसके ऊपर रखा, लिटमस पेपर के ऊपर रखा, तो क्या मिला मुझे सर, मुझे ये देखने को मिला कि ये नीले को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, यानी ये कैसा नेचर रख रहा है, एसिडिक नेचर है ना। एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रवृत्ति है, अम्लीय प्रवृत्ति है। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं कौन, नॉन मेटल के ऑक्साइड। क्या ये बात समझ में आ गई, दो बातें। सर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और ये कैसे प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये बहुत ही छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, समझ में आ गया। लेकिन अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझिए, ये सभी ऐसा नहीं करेंगे। ये तो आपको हमेशा एग्जाम के अंदर आएगा, तो यही लिखोगे आप, एग्जाम के अंदर यही लिखना है आपको, ये एग्जाम के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझो कि सब ऐसा नहीं करेंगे। क्षारीय प्रकृति सब दिखाएंगे, बट सब ऐसा नहीं करेंगे। अम्लीय प्रकृति सब दिखाएंगे, लेकिन सब ऐसा नहीं करेंगे। अब समझते हैं कि क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा आई थिंक, है ना। इसमें कोई दुविधा नहीं। चलिए फटाफट हम इसके आगे की कहानी को समझते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ और थोड़ा सा नई नई बातों से आपको अवगत कराता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा दिया। अब ध्यान से सुनना। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की कहानी में ये है कि मैग्नीशियम को अगर आप कमरे के यानी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ, करवे नहीं करेगा। समझ पा रहे जो क्या मैंने बोला। जैसे पोटेशियम और सोडियम तो फटाक से कर लिए, पोटेशियम और सोडियम। अच्छा, पोटेशियम और सोडियम की भी कहानी सुन लीजिए। पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील नहीं है। बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। अब मान लो सपोज कर लो मैंने इनको खुले में रख दिया, सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रख दिया, खुले में रख दिया, तो फटाक से ऑक्सीजन तो चारों ओर है ना, फटाक से इनके अंदर से क्या करा देगा, ऑक्सीजन निकाल लेगा और इनके अंदर आग लग जाती है। इनके अंदर क्या लग जाती है, आग। तो भैया इलेक्ट्रॉन इसका ना चुरा पाए ऑक्सीजन, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन के अंदर लपेट के रखा जाता है। सॉरी लपेट कह रहा हूँ, डुबा के रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इनको किस में डाला जाएगा, केरोसिन के अंदर। ये सब बातें आप नोट करेंगे। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 डाल के खुद नोट करेंगे कि केरोसिन, इनको केरोसिन में रखा जाता है भैया, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से गायब हो जाएगा, किसके द्वारा, कौन चुराएगा, ऑक्सीजन। इसी तरह लिथियम की बात कर लो। लिथियम बहुत ही हल्की धातु होती है। लिथियम क्या होती है, बहुत ही हल्की धातु होती है। तो इसको कभी भी आप तेल के ऊपर रखोगे ना तो ये तैरने लगेगी। मतलब लिथियम भी हाईली रिएक्टिव है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लिथियम भी हाईली रिएक्टिव है, लेकिन इसको अगर हम केरोसिन के अंदर डालें तो ये क्या करेगी सर, तेल के ऊपर चली आएगी, केरोसिन के ऊपर चली आएगी, तैरने लगेगी। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, एक मोम के अंदर, पैराफिन मोम के अंदर लपेट के रखते हैं। पैराफिन का मोम आता है, उसके अंदर लिथियम को लपेटेंगे, तब रखेंगे, तब जाके अंदर रहेगी। तो केरोसिन के अंदर सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं, क्यों रखते हैं, कारण समझ में आ गया। और लिथियम को भी हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखते हैं। कि क्या करते हैं सर, इसके अंदर पैराफिन मोम लपेट कर रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो दो बातें मैं बता रहा हूँ, ये कि सोडियम और पोटेशियम और दूसरा लिथियम के बारे में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि आपका डीप नॉलेज है कि नहीं है इस चैप्टर के अबाउट।
बाकी ये तो सबको पता होगा। मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड बनेगा, बेसिक नेचर के होंगे। नॉन मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात जो मैंने बोली कि ये तो तुरंत कर लेंगे भैया, लेकिन मैग्नीशियम तुरंत नहीं करेगा। मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे कभी भी क्या नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। क्या इस बात को समझ पाए आप? हाँ या ना? इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। मैं इसको यहां से लिख दे रहा हूं। ये बातें खत्म। तो इंपॉर्टेंट बातों में मैंने 2 बातें बता ली हैं। अब तीसरी बात सुन लो। तीसरी बात कि मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर कमरे के तापमान पर रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है? लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर मैं मैग्नीशियम के रिबन को जलाऊं, देखो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आप देखोगे तो दिखाया जाता है कि मैग्नीशियम का रिबन लिया जाता है, उसको जलाया जाता है। तो देखो जलाओगे कब? जब ऑक्सीजन रहेगा तभी ना। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होगा वहीं पे आप जला सकते हो। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तब मुझे क्या मिल जाता है? तब मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम रिबन को मैंने ऐसे फेंक दिया हवा में, सर इस कमरे के अंदर ऐसे फेंक दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो खराब होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? व्हाट आई वांट टू से? बिल्कुल सर, कि मैंने अगर मैग्नीशियम जैसे सोडियम पोटेशियम को ऐसे कोने पे रख दिया, यहाँ पे अपने कमरे में रख दिया, तुरंत क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। ऑक्सीजन चारों ओर है कमरे के अंदर तो जल जाएंगे, लेकिन मैग्नीशियम जलेगा नहीं। हाँ ये बात जरूर है कि जब मैं उसको खुद जलाऊं तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या मेरी बातें दोनों करेक्ट कर पा रहे हैं? कि मैग्नीशियम डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आप लोहे को देखते हैं ना, तो लोहे में जंग लग जाता है ना। जब आप खुले आसमान में छोड़ देते हो तो ऑक्सीजन आता है, उससे रिएक्ट करके क्या बना देता है? आयरन ऑक्साइड बना देता है। वैसे सोडियम और पोटेशियम का भी हाल है। अगर मैं सोडियम और पोटेशियम को ऐसे खुले में छोड़ दूं तो आग लग जाएगी उसमें। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया। आयरन पे भी ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर दिया, लेकिन मैग्नीशियम पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है? मैग्नीशियम पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ ये बात जरूर है कि अगर मैंने उसको जलाया तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है? तो मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है? हाँ लेकिन जलाने पर तो जलाएंगे तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात होगा। तो मैग्नीशियम को अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ जलाया तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा? MgO। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब इंपॉर्टेंट बातें, ये तीसरी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है? अब इसके अलावा और कहानी समझो। ऐसे ही हम अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भी देखते हो, एल्यूमिनियम जो लगता है, क्या एल्यूमिनियम खराब हो जाता है? नहीं, एल्यूमिनियम भी नहीं खराब होता है। एल्यूमिनियम का दरवाजा लगता है, उसमें देखते हो आप पानी वानी सब पड़ता है, लेकिन खराब होता है? नहीं खराब होता है। समझ पा रहा है? तो एक्चुअल में एल्यूमिनियम से भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता है डायरेक्ट। हाँ ये बात फिर से वही कहानी आ गई कि भैया एल्यूमिनियम को भी अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड डायरेक्ट मुझे नहीं मिलेगा, जैसा यहाँ पे मिल जा रहा है वैसे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैग्नीशियम को जलाओगे तब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, एल्यूमिनियम को जलाओगे तब जाके एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मेरी बात समझे? हाँ या ना? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने आप में बड़ा खास, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनना थोड़ा ध्यान से। एल्यूमिनियम का पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट नंबर 4। मेटल ऑक्साइड में हूं मैं। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं मैं कि भैया एल्यूमिनियम डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। हाँ जब मैं जलाऊंगा एल्यूमिनियम को तभी जाके एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल है ना। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से डायरेक्ट नहीं होता, जलाने पर तब मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। तो ध्यान देना कि अगर मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहा हूं तो मुझे Al2O3 मिलेगा। Al2O3 मिलेगा। देखो OAl और उसके बाद Al के बगल में क्या है? 2 है और O के बगल में 3। कहाँ से आए बता सकते हैं? बिल्कुल सर, एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आता है? +3, ऑक्सीजन पे -2। तो ये 2 यहाँ, ये 3 यहाँ, इसलिए Al2O3 बना है। ठीक है? लेकिन ये कब होगा? जब आप जलाओगे, जलाने पर मिलेगा। ठीक है? अच्छा एक बात सुनना, जैसा कि अभी ऊपर हमने लिखा है कि सर सोडियम ऑक्साइड है, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। पोटेशियम ऑक्साइड होता है, ये भी क्या होता है? क्षारीय होता है। ध्यान से सुनना, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड आया था, ये भी क्या होता है? क्षारीय होता है।
लेकिन इसके पास अनोखी शक्ति है भैया, ये दोनों नेचर दिखाता है, ये अम्लीय प्रकृति भी दिखाएगा और क्षारी भी दिखाएगा, ये अम्लीय भी है और क्षारी भी है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, जब ऐसा कोई पदार्थ जो दोनों नेचर दिखाता है उसको हम उभयधर्मी पदार्थ बोलते हैं, उभयधर्मी नेचर बोलते हैं। यानी ये एसिडिक नेचर दिखा रहा है केवल, नहीं सर, कैसे सर, कैसे, पहले ये बताइए कि क्यों आप ये बोल दे रहे हैं कि ये दोनों नेचर दिखा रहा है। अच्छा, इसको मैं क्या मान रहा हूँ भाई, हर कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर बनेगा, मेटल के साथ ऑक्सीजन आएगा तो क्षार है ना, और क्षार हमेशा किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। क्षार किसको ढूंढता है, एसिड को, है ना। तो अगर मैं इसको एसिड के साथ कराऊं तब तो बेहतर ढंग से होगा। बिल्कुल सर, Al2O3 का रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ कराया, बेहतरीन एसिड है कि नहीं है, बताइए फटाक से। HCl के साथ अगर मैंने कराया तो क्या बनेगा, HCl के साथ अगर मैंने कराया तो मेरा बन जाएगा AlCl3 और साथ में क्या मिल जाएगा हमको, H2O। इसको आप बैलेंस कर देंगे। एल्यूमिनियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, तो AlCl3 बना दिया, और फिर इस H के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो H2O बन गया। यानी क्या हुआ यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि ये मेटल ऑक्साइड है तो ये क्षार होता है, यानी ये बेस है, तो यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है, और ये क्या है, एसिड है, अम्ल है, तो ये बन गया आपका साल्ट। ये जो मिला है ये क्या है, साल्ट है, साल्ट यानी लवण है, और साथ में क्या मिल गया, पानी। तो ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है बाबू, क्षार की तरह। लेकिन अगर इसी Al2O3 को, नीचे दिख रहा है, एक बार देख लेंगे, Al2O3 को कैमरे में नीचे दिख रहा है, हाँ है ना, बिल्कुल। तो Al2O3 को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया, किसके साथ रिएक्ट करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताओ क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सर ये तो क्षार है, पक्का क्षार है ये, है ना, क्योंकि OH दिख रहा है तो क्षार है, HCl में H दिख रहा है तो एसिड है, तो OH है तो क्षार है। और अगर मैंने इसके साथ रिएक्शन करा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा सर NaAlO2। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। समझ में आ रही बात, या इसी को हम बोल सकते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सर ये कैसे पॉसिबल था, ये भी बेस था ना पहले, तो बेस कैसे बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्या बेस बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, नॉट पॉसिबल। क्षार कभी क्षार के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये ससुरा कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये एक्चुअल में एसिड है ये था। यानी यहाँ पे देखो ये किस नेचर में आ गया, एसिड बन गया, है ना। यानी क्षार को देखा तो एसिड, एसिड को देखा तो क्षार, इस तरीके का नेचर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, दो नेचर दिखा रहा है। इसलिए मैं Al2O3 को क्या बोलूंगा सर, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलूंगा, या एम्फोटेरिक नेचर बोलूंगा। किसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर है, क्योंकि ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, यानी उभयधर्मी प्रकृति दिखा रहा है, उभयधर्मी प्रकृति, ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति दिखा रहा है। क्लियर है, ये क्या है, ये जो बना है इसको बताइए। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर है, और यहां से भी क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहां से भी क्या निकलेगा, H2O, क्योंकि देखिए OH और यहां से एक O निकल जाएगा, OH और एक O, तो मिल यहां से बना दिया उसने H2O। या सिंपली यहाँ से H निकल ही रहा था, एक O, तो मतलब कॉम्बिनेशन देखो तो यहाँ पे 3 O है ना, तो यहाँ पे 2 और 1 3 ही तो हो रहा है। तो इसमें से क्या हो रहा है कि यहाँ से OH निकल रहा है और ये H2O बना देगा, बैलेंस करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है, तो जो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं आई थिंक समझ में आ गई होंगी। चार इंपॉर्टेंट बातें। पहली बताइए सर, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। दूसरी बात, लिथियम को हम डायरेक्ट केरोसिन में नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत हल्का होता है तो ऊपर चला आएगा, इसलिए उसको पैराफिन मोम के अंदर लपेट के उसके अंदर डालते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर जो मैग्नीशियम होता है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, जब जलाऊंगा तब मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे मिलेगा, यानी डायरेक्ट मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं मिल जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम को भी मैं जलाऊंगा तब जाके मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो डुअल नेचर रखता है। वो अगर एसिड के साथ रखोगे तो बेस दिखाएगा और बेस के साथ रखोगे तो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये क्या है सर, ये एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहा है। क्लियर है, ये 4 बातों में कोई दुविधा नहीं ना। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। इसके अलावा भी जैसे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी क्या है, ये भी एम्फोटेरिक नेचर के एग्जाम्पल है। यानी सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही नहीं, यानी केवल और केवल ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही एक ऐसा मेटल ऑक्साइड नहीं है जो ये नेचर दिखाएगा कि वो एसिड के साथ रखोगे तो बेस दिखाएगा, बेस के साथ रखोगे तो एसिड दिखाएगा। एक्चुअल में जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड एंड
एंड लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों भी क्या है, ये तीनों की तीनों भी एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेना कि एम्फोटेरिक नेचर दिखाने वाले मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, MO2 बस मैंने ऐसे लिख दिया। तो कौन कौन से हैं सर? सबसे पहला तो Al2O3, फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है मेरे पास जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और इसके साथ साथ लेड ऑक्साइड, ठीक है ना। ये सब के सब क्या हैं? ये सब ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं, यानी एसिड के साथ रखोगे तो बेस, बेस के साथ रखोगे तो एसिड। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं लोहे के टुकड़े को अगर डायरेक्ट जलाना चाहूँ, यानी कोई लोहे का टुकड़ा लूँ, जलाना चाहूँ तो नहीं जलेगा, लोहे की छीलन लेनी पड़ेगी। छीलन समझते हैं ना? छीलोगे जब लोहे को तो छोटे छोटे, आप देखते होंगे ना वो जो बर्तन वगैरह बनाते हैं लोहा वगैरह, तो काटते हैं तो छोटे छोटे पोर्शन नजर आते हैं। एक मशीन आती है, लेथ मशीन आई थिंक उसको बोलते हैं, खराद मशीन। तो लोहे को क्या किया जाता है, वहाँ पे काटा जाता है, और काटने के साथ देखते हैं जैसे लकड़ी कटती है तो बुरादा निकलता है, वैसे ही लोहे की भी क्या मिलती है? छीलन। तो लोहे को भी डायरेक्ट आप क्या नहीं कर सकते, जला सकते। लोहे की छीलन किसके साथ रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन के साथ जलती है। समझ में आ रहा है ना? लोहे के टुकड़े को आप डायरेक्ट नहीं जला सकते, इसकी छीलन को आप जलाएंगे तो ये क्या होगा? जलेगा। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को भी अगर आप जलाओगे तो आपको मिलेगा, कॉपर को भी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या मिलेगा? रिएक्शन होगा। देखो कॉपर एक्चुअल में क्या है, बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, तो वहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, है ना। कॉपर कहाँ पे आता है? नीचे आता है। तो एक्चुअल में लेस रिएक्टिव, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन उसका कलर कैसा होगा? काला। क्या होगा? काला। ठीक है, आई थिंक ये दोनों बातें भी आप लिख लेंगे। तो पांचवी लिख के छोड़ देता हूं मैं सिंपल बेसिस पे कि लोहे का टुकड़ा नहीं जलता है, बल्कि लोहे की छीलन जलती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 5 बातें मैंने मेटल ऑक्साइड के थ्रू बता दी। ठीक है ना। मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, जो कि कैसे नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है। उसके अलावा सोडियम पोटेशियम किस में रखे जाते हैं? कैरोसिन में, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। लिथियम हल्का होता है, इसलिए पैराफिन मोम के अंदर लपेट के रखा जाता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो डुअल नेचर दिखाता है, यानी एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है। इसके साथ साथ जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड भी यही नेचर दिखा रहे होते हैं। उसके साथ साथ लोहे के टुकड़ों को जलाएंगे तो नहीं जलेगा। अब आप कहेंगे सर जलाना और रिएक्शन कराने में डिफरेंस हमको नजर आ रहा है, सर जला क्यों रहे हैं? तो एक्चुअल में इस बात को पकड़िए कि कोई ऑब्जेक्ट यदि जल रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आप आग को पैदा कर सकते हो। आप ऐसे प्लैनेट पे चले जाइए जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे आप अगर आग जलाओगे तो भी जलेगा नहीं। यानी कोई चीज़ जल रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। आप बोलते हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आपको एक बात याद हो तो आप बोलते हो ना कि जो धुआं निकलता है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? समझो, हम कागज जलाते तो कागज के अंदर कार्बन है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्या है? कार्बन है। लेकिन जब वो कार्बन जलेगा तभी जलेगा जब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तभी क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? हाँ है ना। तो पहले ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब नॉन मेटल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मेटल ऑक्साइड के बारे में तो 5 पॉइंट लिख लिए, नॉन मेटल के बारे में भी कुछ पॉइंट लिख देते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जैसे देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। अब मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को उठाऊं और पानी के अंदर मिला दूं। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर मिला दिया तो जानते हैं क्या बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2CO3। साक्षात अम्ल हमारे सामने आ चुका है। देखिए हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एसिड है कि नहीं है? साक्षात एसिड आ गया। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने मिला दिया, SO2 को किसके अंदर? पानी के अंदर मिला दिया तो क्या बन जाएगा? H2SO4।
H2SO4। और ये क्या है, ये भी तो एसिड है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको तो बड़े अच्छे से जानते होंगे आप लोग, है ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। और देखो ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना, यही रिएक्शन एसिड रायन में आपको देखने के लिए मिलता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा यानी पानी के साथ जो बारिश हो रही है ना, जो रैन आ रही है उसके साथ एसिड का आना, यानी वो पानी के अंदर क्या मिला होना, एसिड का मिला होना, इस कॉल्ड एसिड रैन। यानी पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, तो बारिश के साथ अम्ल भी आ रहा है, तो उसी को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी वर्षा के अंदर अम्ल का घुला होना। सर कैसे, देखो पानी ऊपर है कि नहीं है, बादलों के अंदर क्या है, H2O है, बिल्कुल। और नीचे से क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और बहुत सारी फैक्ट्रियों से, केमिकल फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस, ये भी एक गैस है, ये भी जा रहा है। अब देखो ऊपर पानी, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गया और सल्फर डाइऑक्साइड गया, ये देखो दोनों के दोनों ने क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया। कॉम्बिनेशन करके क्या बना दिया, एसिड बना दिया कि नहीं बना दिया। अब जब पानी आएगा तो इसी फॉर्म में तो आएगा, आएगा ना। तो यही होता है एसिड रैन में, समझ में आ रहा है ना। एसिड रैन में यही होता है कि एसिड बाहर नीचे आ रहा होता है, और ये एसिड जब हमारे शरीर पे पड़ेगा तो जाहिर सी बात है अम्ल हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं है भाई। चूंकि अगर इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो समझ लीजिए तेजाब की तरह काम करेंगे, समझ में आ रहा है। इसीलिए हमको अनेकों प्रकार की बीमारियां, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं बारिश के पानी से। यही एक कारण है कि ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो रहा है, ठीक है ना। ताजमहल का जो रंग है वो क्या हो रहा है, पीला हो रहा है, क्योंकि ये एसिड है, जाहिर सी बात है। और वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, मतलब संगमरमर ही तो है मेनली। ताजमहल में संगमरमर के पत्थर ही तो हैं, तो उनके साथ ये एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उनके कलर में चेंज आएगा ही आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये एसिड रैन का कारण बनते हैं, ठीक, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ध्यान देंगे, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और सल्फर का ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। एक और चीज मैं समझा दूं, देखो जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाओगे, ऑर्गेनिक मतलब जो जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधों को जलाओगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना। पेड़ पौधे जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक है, हाँ है ना। क्योंकि आपको पहले से बताया जाता है कि ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के कंपाउंड। तो जो भी कार्बन, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और कंपाउंड मतलब यौगिक। तो जितने भी कार्बनिक यौगिकों को जलाओगे जिसमें कार्बन पाया जाता है, तो जब जब वो कार्बन वाला यौगिक जलेगा, जब जब वो कार्बन वाला पदार्थ जलेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, धुआं है। जैसे आप अपने घरों पे ऑब्जर्व करो, लकड़ी जलाते हो, लकड़ी पेड़ पौधों से मिली, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन। तो कार्बन को जब भी जलाओगे तो क्या मिलेगा, वो जो धुआं होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वही है कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ रहा है। अच्छा, आप पेपर, कागज वगैरह जलाते हैं, वो भी किससे मिलता है, किससे बना है, पेड़ों से ही बना है। इसका मतलब वहाँ उसको भी जलाओगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा आपके घर पे पुआल वगैरह होगा ना, पूरा जो नॉर्मल बेसिस पे आप जानते होंगे, तो पूरा जलाओगे तो वहाँ से भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते हो गाय के गोबर का उपला बनाया जाता है, स्पेशली उपला, या सीधा सीधा हम लोग की भाषा में गोईठा वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जलाओगे तो भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो गाय के गोबर से। अब गाय क्या है, ऑर्गेनिक है, मतलब लिविंग है, तो लिविंग थिंग से जो भी प्राप्त हो रहा है उसको अगर हम जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आपको जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये पुनः पढ़ने के लिए मिलता है कि जब भी हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके साथ साथ उष्मा निकलती है, हीट निकलती है, और साथ में लाइट निकलती है ना। जब कभी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे लकड़ी जलाते हो, आग निकलती है नहीं निकलती, तो उष्मा हो गया, और साथ साथ प्रकाश भी मिलता है कि नहीं मिलता है, और धुआं भी निकलता है, क्लियर है ना। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भैया अगर इनको पानी में डाल दिया तो ये हो जाएंगे, मतलब एसिड दे देंगे। लेकिन इसके साथ साथ सुनिएगा ध्यान से, ये तो ठीक है बेचारे जो भी है ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको ले लूँ CO, NO और N2O नहीं, NO2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों को देख लेंगे। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसको भी बोल दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है तो क्या बोलूंगा मैं, मोनो। और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड,
अच्छा ये बताओ ये क्या है सर? ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, नॉन मेटल, इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो इनको कैसा होना चाहिए था? एसिडिक नेचर का होना चाहिए था ना। यानी अगर मैं इनको लिटमस पेपर के ऊपर रखूंगा तो अगर मैं नीले लिटमस पेपर के ऊपर रखूंगा तो क्या कर देंगे? लाल कर देंगे ना। लेकिन ये क्या होते हैं? ये उदासीन होते हैं। उदासीन मतलब न्यूट्रल, घंटा कुछ नहीं होते ये, ना ही एसिड ना ही बेस, ना ही एसिड ना ही बेस। क्या मेरी बात समझे? हाँ या ना? तो ना ही ये एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, यानी कोई नेचर ये दिखाते नहीं है। इसको आप भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाया है कि देखो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होने चाहिए? एसिडिक नेचर के होने चाहिए, लेकिन ये एसिडिक नेचर दिखाते ही नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये गलत है कि एक्चुअल में N2O ले लो और इसको NO ले लो। ठीक है ना, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोल दो और इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोल दो। इसको क्या बोल दो? नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान से उतर गया मेरे? तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। भले ये नॉन मेटल है, तो सर नॉन मेटल के ऑक्साइड है, लेकिन ये एसिडिक नेचर नहीं दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के बहुत कुछ समझ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक की कहानी हम नोट डाउन करेंगे। अब हम चलेंगे दूसरे वाले रिएक्शन के पास। चलिए अब हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन पानी के साथ, यानी जब हम मेटल और नॉन मेटल को पानी के अंदर डालते हैं तब क्या होता है। यहाँ भी कहानी है बढ़िया तरंगी है। ठीक है, मेनली देखो, अगर मैं मेटल को पानी के अंदर डाल रहा हूँ तो आफ्टर रिएक्शन साधारण बातें ये होती है कि मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और H2 गैस निकलेगी, H2 गैस निकलनी चाहिए। ये साधारण रिएक्शन है कि भैया मेटल को पानी के साथ डालोगे, धातु को पानी के साथ या पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, ओहो, धातु को पानी के अंदर डाल दिया तो पानी के साथ रिएक्शन कराने पे क्या मिलेगा मुझे? सर मुझे मिल जाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। स्वाभाविक सी बात है, वो मिलेगा धातु हाइड्रोक्साइड और साथ साथ में क्या मिल जाएगा? H2 यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। ये होना चाहिए। अच्छा, ये तो धातु का हो गया। नॉन मेटल की बात करें अगर हम, नॉन मेटल को अगर हम पानी के अंदर डालें तब नो रिएक्शन, सीधा इसको तो यहीं पे भूल जाओ। नॉन मेटल यानी अधातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं पानी के साथ, लिख देता हूँ डायरेक्ट, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट शो द रिएक्शन विथ वाटर, नहीं करती है। अब ध्यान से सुनना इसकी कहानी। इसमें होना ऐसा चाहिए, लेकिन होता क्या क्या बड़ा मजेदार है भाई। इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने सोडियम या पोटेशियम लिया, पानी के अंदर डाला, सिंपली पानी के अंदर डाला, कैसा पानी है? ठंडा है, चिल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। ठीक है ना, मैंने ये जो पानी लिया कैसा है? कोल्ड है, ठंडा पानी है। इसके अंदर डाला तो जाहिर सी बात है क्या मुझे मिल सकता है? सर सोडियम और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, या तो सोडियम डाला होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम डाला होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जाहिर सी बात है OH है तो इसका मतलब बेस है, क्षार है, इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पे एक क्षार बन के तैयार हो जाएगा और बगल में कौन निकलेगा? H2। लेकिन भैया जब ये रिएक्शन करेंगे तो इतने उतावले होते हैं रिएक्शन करने के लिए, इतना भयंकर तरीके से रिएक्शन करते हैं कि आफ्टर रिएक्शन इतनी भयंकर मात्रा में हीट उत्पन्न होती है कि उस हीट के कारण ये जो हाइड्रोजन गैस पैदा हुआ है वो जल जाएगा तुरंत। हाइड्रोजन गैस तुरंत क्या करेगा? जलने लगेगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने किसी मेटल में सिंपली सोडियम और पोटेशियम को पानी के अंदर डाला तो मुझे क्या मिल जाएगा? सर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जो कि एक क्या है? क्षार है। तो जब ठंडे पानी के अंदर मैं डालूंगा तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस तुरंत की तुरंत क्या हो जाएगी? जल जाएगी, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इतनी उष्मा कि भैया हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? जल जाएगा। समझ में आया ना? जल जाएगा। क्लियर है क्यों जला? अच्छा, लेकिन अगर मैंने यहीं पे किसको डाल दिया? कैल्शियम को डाल दिया पानी के अंदर। किसको डाल दिया? कैल्शियम को। अब कैल्शियम को इसी चिल्ड वाटर के अंदर डाल दिया, कोल्ड वाटर के अंदर डाल दिया भैया, तब रिएक्शन क्या होगा? सर तभी भी सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। और बगल में कौन निकलेगा? H2 गैस निकलेगा।
लेकिन क्या सर इस बार भी जल जाएगा हाइड्रोजन? नहीं, इस बार हाइड्रोजन नहीं जलेगा। एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ चिपक जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी इस हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ चिपक जाएंगे। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले किसके साथ चिपक जाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ चिपक जाएंगे। और जब चिपक जाएगा कोई बुलबुला, तो बुलबुला कहाँ जाना चाहता है? ऊपर। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी ये कहाँ लेके चला जाएगा? ऊपर। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के ऊपर तैर रहा होगा। फील आ रहा है केमिस्ट्री का? देख रहा है, ये है केमिस्ट्री। यहाँ पे वेरिएशन बहुत तगड़े हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे सोडियम और पोटेशियम को देखिए, हाईली रिएक्टिव है, हीट पैदा इतनी हुई कि हाइड्रोजन गैस में जला दिए सब। लेकिन यहाँ पे देखो, इसके पास इतना हाईली रिएक्टिव, इतना एनर्जी ये दे नहीं सकता बेचारा, इसलिए हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलेगा, तो ये अपने साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी टांग के ऊपर लेके चला जाएगा और पानी के सरफेस पे क्या कर रहे होंगे? तैर रहे होंगे। तो मैं इतना बस लिख सकता हूँ भैया, बुलबुला बन रहा है, बुलबुला और तैर, इतने से आप खुद लिख लेंगे, हाँ या ना? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, ये तो ठीक है, चलिए अभी भी कहानी यहाँ तक समझ में आ रही थी। तीसरी पॉइंट में चले जाइए। तीसरे पॉइंट में सर किसके पास जाए? जैसे आप आयरन ले लिए, जिंक ले लिए, एल्यूमिनियम ले लिए, इनका रिएक्शन पानी के साथ कराइए। इनका रिएक्शन, जैसे मैंने आयरन ले लिया, जिंक ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, और रिएक्शन किसके साथ कराया? पानी के साथ। तो यहाँ पे वो चीज़ जो आप देख रहे हो कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ पे नहीं बनेगा। तब क्या बनेगा? एक्चुअल में ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यानी ये जो Fe है, अगर Fe गया है तो बनाएगा ये Fe2O3। क्या बनाएगा? Fe2O3। जिंक गया है तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम गया है तो Al2O3 बनाएगा। यानी ये अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। किसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे? अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। लेकिन गैस निकलेगी ना? हाँ, गैस तो निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। क्या बात समझे? वैरायटी देखो कितनी तगड़ी तगड़ी आई है। पहले ने बोला कि हाइड्रोजन गैस अगर सोडियम पोटेशियम के साथ पानी का रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जल जाएगी। कैल्शियम अगर आ गया पानी के अंदर तो भाई हाइड्रोजन गैस जलेगी नहीं। एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर उठा के पानी के ऊपर तैरा देगी। ये लोग आए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ये एक्चुअल में क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। देखिए केवल और केवल ऑक्साइड आया कि नहीं आया? ये ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से। क्या मेरी बात समझे? कोई इफेक्ट नहीं होना, कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। आई थिंक पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए, सब तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। इसका एक्सेप्शन भी है, केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन तो बहुत है इसमें। जैसे लेड ले लेते हैं, पीबी, पीबी को क्या बोलते हैं? लेड। ऑरम ले लीजिए, ऑरम यानी गोल्ड, सोना बोलते हैं ना। एजी ले लीजिए यानी सिल्वर, सिल्वर ले लीजिए। कॉपर ले लीजिए, कॉपर, कॉपर, ये भी रिएक्शन नहीं करते हैं पानी के साथ। डू नॉट शो रिएक्शन विथ वाटर। जैसे कि नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है, वैसे ही मेटल भी, मेटल के अंदर ये लोग लेड, ऑरम, सिल्वर और कॉपर, ये भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो आई थिंक ये दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले इनको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। तो मेनली एसिड को अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में आपको एसिड देखने के लिए मिलेगा। 3 पार्ट नहीं यार, 3 टाइप के एसिड मिलते हैं। पहले इनको यहाँ पे समझ लो। पहला होता है HCl, जो कि बहुत सुना होगा आपने। दूसरा होता है H2SO4, इसको भी बहुत सुना होगा आपने। और HNO3, इसको थोड़ा कम सुना होगा आपने। ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे तगड़ा अगर एसिड बोला जाए कौन सा है? सब तीनों अपने आप में तगड़े एसिड है ना? लेकिन थोड़ा इसको ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा इनसे अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि देखो ये एक प्रकार से अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। सर ये क्या आ गया नया? इसको बोलते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। मतलब प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब यार सिंपल समझो कि ये किसी के अंदर से हाइड्रोजन क्या करेगा? निकलवा देगा। ये सीधा समझो, किसी के अंदर से भी हाइड्रोजन क्या कर देगा? पकड़ के निकलवा देगा और उसके अंदर क्या लगा देगा? ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ?
ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण करा सकता है, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो किसी भी पदार्थ के साथ अगर इसका रिएक्शन करा दो तो ये क्या करेगा, फटाक से उसके अंदर क्या कर देगा, ऑक्सीजन ऐड करवा देगा, और अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो उसके अंदर से सन से हाइड्रोजन निकलवा देगा। ये करता है ये, बाकी ये सब ऐसा नहीं करते हैं, ये सब थोड़े शरीफ वाले हैं, ये थोड़ा सा हाईली बदमाश है। समझ पा रहे ना, ये तुरंत क्या करेगा फटाक से बताइए, H2 निकलवा देगा, H2 निकलवा देगा और ऑक्सीजन जोड़ देगा, ऑक्सीजन जुड़वा देगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर तुम रिएक्शन करा रहे हो तो पहले नॉन मेटल का यहीं पे निपटा लो। नॉन मेटल वैसे जनरली कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नॉन मेटल जनरली डू नॉट शो रिएक्शन विथ एसिड। तो जनरली ये नहीं शो करते, इसलिए मैं इनको पढ़ाऊंगा भी नहीं फिलहाल में, है ना। आपको हायर क्लासेस में इसके बारे में समझाया जाएगा कि जब प्रोटॉन वगैरह मिलता है, मतलब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तभी ये करेंगे ऐसा बेचारे। ठीक है, जनरली ये नहीं करते हैं, इसलिए नॉन मेटल का रिएक्शन हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना, नॉन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन हमको नहीं पढ़ना है। हिंदी में आप लिख सकते हैं कि अधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप हिंदी में लिख लेंगे। बाकी इनका बारी बारी देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई मेटल लिया और उसका किसके साथ रिएक्शन कराया भैया, HCl के साथ, तो मिल लिया हमको क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा मेटल क्लोराइड और साथ में H2 बाहर होते हुए नजर आएगा। समझ पा रहे हैं, मैंने क्या बोला कि मेटल का अगर मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराया, मेटल का रिएक्शन HCl के साथ कराया तो क्या मिलेगा मुझे, सर मुझे मेटल क्लोराइड मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलते हुए नजर आएगी। ये सिंपल कहानी है। ठीक है, अच्छा ये कोई भी ले लो आप, सोडियम का HCl से रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और यहाँ पे H2 गैस निकलेगी। सिंपल यार, समझो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन के बगल में H है और ये सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है। ये आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल, तो ये कारण बनता है। अच्छा, इसको कौन नहीं कर सकती, तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ऑरम हो गया, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। मैंने क्रॉस मार के छोड़ दिया, रीजन क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है, ये कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को हटा पाएंगी, ये नहीं हटा पाएंगे, इसलिए नहीं करती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है H2SO4। H2SO4 के साथ अगर कोई मेटल का रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, सर मेटल सल्फेट, क्या बना देगा, मेटल सल्फेट। और ये भी क्या करेगा, ये भी H2 रिलीज करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सोडियम लिया, सोडियम का रिएक्शन किसके साथ करा दिया, H2SO4 के साथ। सेम कहानी यहाँ भी, हाइड्रोजन सोडियम तुरंत हाइड्रोजन को मार के हटा देगा, यानी क्या बन गया Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सिंपल फेनोमेना यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। क्या मेरी बात समझे, यस और नो, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर यहाँ पे करते हैं रिएक्शन, यहाँ पे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, फिर से तो वही कहानी हो रही है, हाइड्रोजन को हटाने के लिए हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन हटेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे अगेन रिएक्शन नहीं होगा। यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, Au का अगर हम रिएक्शन कराएं तो नहीं होगा। लेकिन अगर हो रहा है, जैसे मरकरी भी लेके आ जाओ, मरकरी भी इसी में ऐड कर लो, तो अगर तुमने रिएक्शन जबरदस्ती करवा दिया, जैसे आपने यहाँ पे कॉपर है और इसका रिएक्शन करा दिया H2SO4 के साथ, और आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि फटाक से इसके अंदर से यही वाली कहानी बन जाएगी ना, Na2SO4, तो ऐसी कहानी नहीं बनने वाली है। ध्यान देंगे क्या बनेगा, एक्चुअल में यहाँ पे बनेगा CuSO4 बन जाएगा। फिर इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा और पानी भी बनेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर मैंने जबरदस्ती करवा भी दिया तो ये बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये बन जाएगा। इसके अलावा हम लास्ट देख लेते हैं, तो फिर खेल खत्म। लास्ट किसके साथ देखना है मुझे, HNO3 के साथ। तो मेटल का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ तो क्या बनेगा, सर जाहिर सी बात है कि मेटल NO3 बन जाएगा। यानी यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे समझो कि मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का रिएक्शन कराया HNO3 के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे, NaNO3 बन जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ पे H2O भी बन जाएगा। नॉर्मली इसको H2 बनाना था, लेकिन ये क्या बनाएगा, H2O। मैंने आपसे क्या बोला था, याद करिएगा, मैंने बोला था ये प्रबल ऑक्सीकारक है भैया, हाइड्रोजन निकलवाएगा और साथ साथ ऑक्सीजन ऐड करा देगा। समझ आ रहा ना, तो ये या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये अपना प्रभाव यहाँ पे छोड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बच्चों जैसा, या ये जो करना चाहिए इसको किसके साथ करता है, तो यहाँ पे अगर M जो है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप इंपॉर्टेंट में करके लिख लीजिएगा।
सिंपली कि यहाँ पे जो m है, ध्यान देना, ये जो m है, इस m की जगह पे अगर आपने mg रख दिया या mn रख दिया तब तो ठीक है, तब तो यही वाला होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा अगर आपने किसी को रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तब इसके जगह पे अगर आपने किसी को भी रखा, जैसे आपने कॉपर को रख दिया HNO3, है ना, रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्योंकि ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड है तो ये किसी के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा। देखो कॉपर का सामान्यतः हाइड्रोजन जैसे यानी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। और देखो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है, निकालना है। लेकिन ध्यान से देखो बगल में तुमने किसको रखा है, HNO3, क्या बोला था, प्रबल ऑक्सीकारक है। और ऑक्सीकारकों का काम क्या होता है, H2 निकलवा देना, ऑक्सीजन जुड़वा देना। और मॉडर्न तरीके से हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकलवाना, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना। तो HNO3 मेरा क्या है सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा और इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। यही कारण है कि आगे जाके आपको एक्वा रेजिना जैसा एक सोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, जिसको शाही पानी बोलते हैं। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो सोना चांदी जो ज्वेलरी होती थी उसको इसी HNO3 और HCl के सोल्यूशन में छुपा के रखते थे, पिघला के रखते थे ताकि कोई चोरी ना कर पाए। क्यों, क्योंकि ये HNO3 इनके साथ रिएक्ट कर लेता था। अदरवाइज किसी की औकात नहीं है, किसी एसिड की औकात नहीं है कि सिल्वर और ऑरम या कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकलवा पाए। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आना पड़ा जो कि एसिड है। समझ में आया कि नहीं आया? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलवा लेगा, नहीं निकलवा लेगा, बताइए, बिल्कुल निकलवा लेगा। और एक्चुअल में क्या बन जाएगा, CuNO3 और H2O। समझ में आया? तो ये रिएक्शन होता है एसिड के साथ। तो रिएक्शन विथ एसिड आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर है, आया ना। तो ये भी कहानी आपकी क्या हो जाती है यहीं पे समाप्त। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है बगल में। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।